बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हम पढ़ रहे हैं और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में आगे सी लॉ हम पढ़ रहे हैं और सी लॉ में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि यूएन क्लास 1 से लेकर यूएन क्लास 3 के क्या क्या डिफरेंट फीचर्स थे और आज हम पढ़ेंगे बाइफरकेशन ऑफ द सी। बाइफरकेशन ऑफ द सी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और जो लॉ के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। बाइफरकेशन मीन्स कि जो भी कोस्टल कंट्री है, जिस कंट्री के साथ भी सी लगा हुआ है, सी जुड़ा हुआ है, तो वो जो सी है उस कंट्री से कितना बिलोंग करता है और कैसे बिलोंग करता है, कौन सी लिमिट्स उस कंट्री को मिली हुई हैं, अबव द स्काई ऑफ द सी एंड अंडर द सी क्या क्या लिमिट्स हैं, किस किस तरीके से वो सी के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल मीन्स बाइफरकेशन ऑफ द सी। बाइफरकेशन ऑफ द सी जो है वो ऑलवेज मेजर की जाती है फ्रॉम द बेस लाइन। नो, व्हाट इज़ द बेस लाइन? बेस लाइन मीन्स द सी वेव्स आर ऑलवेज कर्वी। जो भी आपकी सरफेस होती है नियर द सी तो वो इस तरह की कुछ होती है, क्योंकि जो सी वेव्स होती हैं वो स्ट्रेट नहीं होती, वो ऑलवेज कर्वी होती हैं। तो जो आपका साइल है वो इस तरह का बन जाता है। तो अगर आपने बेस लाइन बनानी है देन वी विल ड्रॉ अ लाइन विच विल बी कॉल्ड बेस लाइन। All the bifurcation is measured from this baseline, not from these curvy lines. So before the bifurcation we have to make a baseline. So baseline से आगे जो है वो इसकी bifurcation measure की जाएगी। सबसे पहले आती है territorial zone। अब ये जो टेरिटोरियल जोन है ये मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जोन है, यानी कि इसको मेजर करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। जिस तरह के आपकी जो इंटरनल लेक्स हैं, यानी कि आपके मुल्क के अंदर जो इंटरनल वाटर्स हैं, एक होते हैं इंटरनल वाटर्स, एक होते हैं एक्सटर्नल वाटर्स। इंटरनल वाटर्स में आ जाते हैं आपके रिवर्स, आपकी लेक्स और जो भी नहरें बह रही होती हैं। तो उन इंटरनल वाटर्स पे उस मुल्क की कंप्लीट ज्यूरिसडिक्शन होती है और उसकी कंप्लीट टेरिटोरियल लिमिट में वो होते हैं। इसी तरह ही ये जो टेरिटोरियल जोन है इसके ऊपर भी कंप्लीट ज्यूरिसडिक्शन होगी, कंप्लीट सॉवरेनिटी होगी उस स्टेट की जिस स्टेट के साथ ये सी लग रहा है। अब ये टेरिटोरियल जोन होगा कितना? फॉर एग्जांपल दिस इज द बेस लाइन। तो फ्रॉम दिस 12 नॉटिकल माइल will be your territorial zone of that particular country. So ये जो 12 नॉटिकल माइल है इसके ऊपर कंप्लीट सॉवरेनिटी होगी, कंप्लीट ज्यूरिसडिक्शन होगी उस कंट्री की जो कि उसके साथ इसका बॉर्डर लग रहा है। अब यहाँ पे ये जो 12 नॉटिकल माइल है अबव द सी तो कंप्लीट ज्यूरिसडिक्शन और कंप्लीट सॉवरेनिटी है ही है, बट अबव द सी जो स्काई है उसके ऊपर भी कंप्लीट सॉवरेनिटी और कंप्लीट ज्यूरिसडिक्शन इस 12 नॉटिकल माइल के अंदर होगी। तो दिस विल बी कॉल्ड टेरिटोरियल जोन। अब टेरिटोरियल जोन में एक और चीज़ भी आ जाती है कि अगर जो दो कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान जो समुद्री फासला है वो ऐसा नहीं है कि दोनों कंट्रीज़ जो है वो 12 नॉटिकल माइल की टेरिटोरियल लिमिट्स को इंजॉय कर सकें। तो इस सूरत में क्या होगा? फॉर एग्जांपल दिस इज़ कंट्री ए एंड दिस इज़ कंट्री बी। अब इन दोनों के दरमियान जो समुद्री लिमिट है, जो सी है, वो है 20 नॉटिकल माइल। नो, यू कैन नॉट गिव जुडिशली 12 नॉटिकल माइल टू एनी ऑफ दीज टू कंट्रीज। नो, व्हाट विल वी डू? वी विल डिवाइड दिस डिस्टेंस। If we divide this distance, then 10 nautical mile goes to B state and 10 nautical mile goes to A state. So if the distance is 20 nautical mile, then it will be divided into 10 nautical mile and 10 nautical mile. तो अगर दो स्टेट्स के दरमियान टेरिटोरियल लिमिट्स डिफाइन नहीं हो सकती तो फिर उसके दरमियान जो फासला होगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा और दोनों स्टेट को वो जो डिवाइड वाला लिमिट्स हैं वो दे दी जाएंगी। So this was territorial zone and इस टेरिटोरियल जोन के अंदर कोई भी इन्वेजन होती है, कोई भी क्राइम होता है, उसके ऊपर कंप्लीट सॉवरेनिटी और कंप्लीट ज्यूरिसडिक्शन होती है उस कोस्टल स्टेट की। अब सेकंड आ जाता है कंटीजियस जोन।
अब कंटीजियस जोन क्या होता है वो बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो 12 नॉटिकल माइल है, यहाँ पे तो कंट्री अपनी कंप्लीट सॉवरेंटी रखती है, यहाँ पे कोई भी क्राइम वो नहीं होने देती। बट कुछ ऐसे क्राइम हैं जो इससे आगे हो रहे होते हैं, कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जो यहाँ पे प्लान हो रहे होते हैं और यहाँ पे वो अक्कर हो रहे होते हैं। उनमें क्या है, स्मगलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और क्या इसमें हो सकता है, इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं, एंड कस्टम के प्रॉब्लम्स हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अक्कर हो रही होती हैं। तो अब इन चीज़ों को इस कंट्री से बचाने के लिए क्या किया, यूएन क्लास 3 में जो अनअदर 12 नॉटिकल माइल है उसको बना दिया कॉन्टीजियस जोन। ये आपका टेरिटोरियल जोन है और ये आपका कॉन्टीजियस जोन है। होता ये है कि बाज़ औक़ात जो बंदे हैं वो ये समझते हैं कि ये 12 नॉटिकल माइल और ये 12 नॉटिकल माइल मिल के जो 24 नॉटिकल माइल बनता है वो कॉन्टीजियस जोन है। बट नहीं, इस 12 नॉटिकल माइल को निकाल के ये जो 12 नॉटिकल माइल है दिस इज़ कॉन्टीजियस जोन। अब इस जोन में ये जोन कंक्लूसिवली इसलिए दिया गया है कि देयर शुड बी नो क्राइम बियॉन्ड दिस 12 नॉटिकल माइल एंड इन दिस 12 नॉटिकल माइल टू सेव दिस कंट्री फ्रॉम द क्राइम्स। अब यहाँ पे जो भी क्राइम होगा उसके ऊपर भी ज्यूरिसडिक्शन इस कंट्री की होगी। बट इसमें और इस 12 नॉटिकल माइल में डिफरेंस क्या है, टेरिटोरियल जोन में और कॉन्टीजियस जोन में जो ज्यूरिसडिक्शन का डिफरेंस है वो ये है कि टेरिटोरियल जोन में आने वाली एयर भी, आने वाला स्काई भी जो है वो इसकी ज्यूरिसडिक्शन में है, इस कंट्री की ज्यूरिसडिक्शन में। फॉर एग्जांपल दिस इज पाकिस्तान, तो इस कंट्री की ज्यूरिसडिक्शन में जो स्काई है इस टेरिटोरियल जोन का वो भी है। बट यहाँ पे जो कॉन्टीजियस जोन है, इस कॉन्टीजियस जोन का जो स्काई है वो इस कंट्री की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं होगा। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है EEZ, जिसको आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि दिस बिलोंग्स टू इकोनॉमिक्स, ये इस कंट्री की इकोनॉमिक्स को एक्सक्लूसिवली बेहतर करने के लिए ये जोन है। तो अब अगर यहाँ से आप बेस लाइन से जो है वो 200 नॉटिकल माइल, बेस से कितना, बेस लाइन से जब आप 200 नॉटिकल माइल मेजर करें और इस 200 नॉटिकल माइल में से आप ये 12 नॉटिकल माइल जो टेरिटोरियल लिमिट वाले हैं ये निकाल दें, तो आपके पास बचते हैं 188 नॉटिकल माइल। तो टेरिटोरियल लिमिट के बाद से जो 188 नॉटिकल माइल है दैट विल बी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ दैट पार्टिकुलर कंट्री। अब ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है बेसिकली ये इसलिए दिया गया है कि जो कंट्री है, जो कोस्टल कंट्री है, दैट कैन एक्सप्लॉइट एंड कंजर्व, एक्सप्लॉइट एंड कंजर्व the living and non-living resources. So what is meaning by exploit? Exploit means can make any use, कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको वो किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं, कुछ होते हैं लिविंग रिसोर्सेज, कुछ होते हैं नॉन लिविंग रिसोर्सेज। लिविंग रिसोर्सेज की अगर आप बात करें तो मोर देन 30,000 स्पेसीज जो हैं वो सी के अंदर पाई जाती हैं जो कि लिविंग है। और अगर आप नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग में आपके मिनरल्स आ जाते हैं, आपकी सैंड आ जाती है, पत्थर आ जाते हैं, आपकी ऑयल और जो है गैस, ये चीज़ें आ जाती हैं, तो ये भी समुद्र के अंदर से निकलती हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज को वो कंट्री जो कोस्टल कंट्री है इस अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जैसे चाहे यूज़ कर सकती है या उसको कंजर्व कर सकती है, यानी उसको सेव कर सकती है। सो दिस विल बी ये जो 188 नॉटिकल माइल है 12 नॉटिकल माइल के बाद दिस विल बी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ दैट कोस्टल कंट्री। एंड देन कम्स चौथे नंबर पे आ जाता है हाई सी। हाई सी वो होता है कि दैट इज अंडर नो बॉडी कंट्रोल,
कि किसी भी कंट्री के कंट्रोल में वो सी नहीं है। इस 200 नॉटिकल माइल के बाद जो सी शुरू होगा दैट विल बी कॉल्ड हाई सी। हाई सी इज़ नॉट इन एनी कंट्रीज कंट्रोल and this is called common heritage of all the nations. Everybody is responsible to preserve that resources in the high sea to for their future generations. तो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है आपने उन रिसोर्सेज को सेव करना है जो हाई सी में है। सो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो भी सी आएगा दैट विल बी हाई सी। कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, जो बाइफर्केशन ऑफ द सी है वो यही 4 चीज़ें हैं। पहले आता है टेरिटोरियल जोन, फिर आता है कंटिजियस जोन, फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड देन कम्स द हाई सी। बट कुछ टर्म्स हमने कल पढ़ी थी, उनका मैं आपको बता दूं। एक हमने पढ़ा था मैरीटाइम जोन। जो मैरीटाइम जोन है ये बेसिकली एक कंसेप्चुअल जोन है। ये जो एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल दिस इज पाकिस्तान, जो टेरिटोरियल लिमिट है, टेरिटोरियल जोन है, जो कंटिजियस जोन है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उन तीनों को मिला के एक मैरीटाइम जोन बना दिया जाएगा हर कंट्री का। अब वो जो मैरीटाइम जोन है दैट विल बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू दैट कंट्री। अब हो समटाइम्स ये भी सकता है कि किसी कंट्री को ये 188 नॉटिकल माइल पूरे ना मिले, क्योंकि कंट्रीज़ जो हैं समुद्र में फैली हुई हैं। कहीं पे आपको ये वाला लिमिट्स जो है वो क्रॉस करनी पड़ती है, कहीं पे आपको ये वाली लिमिट नहीं मिलती। तो ऐसी सूरत में हर कंट्री का एक मैरीटाइम जोन बना दिया जाता है। तो दिस विल बी कंसेप्चुअल। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सो इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उन 7 कॉन्टिनेंट्स में हर जो समुंदर है, हर कॉन्टिनेंट को एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ दे दी गई है। तो जो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक कॉन्टिनेंट को दी गई है, जो एरिया दिया गया है, दैट विल बी कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो अगर हम इस आज के लेक्चर की समरी में जाएं तो सबसे पहले आ जाता है टेरिटोरियल जोन। टेरिटोरियल जोन होता है 12 नॉटिकल माइल का। उस 12 नॉटिकल माइल पे कंप्लीट ज्यूरिसडिक्शन, कंप्लीट सॉवरेनिटी होती है उस कोस्टल स्टेट की जिसके साथ वो सी लगता है। उसकी जो उसके ऊपर जो स्काई आ रहा होता है उसके ऊपर भी कंप्लीट ज्यूरिसडिक्शन होती है। उसके बाद कंटिजियस जोन आता है। कंटिजियस जोन, उससे अगला जो 12 नॉटिकल माइल होता है वो कंटिजियस जोन होता है। उस कंटिजियस जोन में भी उसकी सॉवरेनिटी होती है ओवर द सी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बट नॉट ऑन द स्काई। उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उस कंट्री के लिए होता है कि वो समुंदर के रिसोर्सेज से फ़ायदा उठा सके। उसके बाद आ जाता है हाई सी। हाई सी इज़ अंडर नोबडी कंट्रोल। दिस इज़ अ कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल द नेशंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट बाइफर्केशन ऑफ द